नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज से हमने हिस्ट्री शुरुआत की है, जिसमें हमने सबसे पहली यूनिट सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू किया है। सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी भी स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग अभी से लग जाइए स्टडी में, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि 10-15 दिन पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम धीरे धीरे सारी चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और उनको कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि हम बहुत ही क्रक्स पॉइंट पढ़ाएंगे और टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम ऐसा नहीं है कि खाली टेस्ट सीरीज़ दे दें, आपको टेस्ट सीरीज़ करा दें। आप जानते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो आपके नंबर तो नहीं बनने हैं। तो पहले बेस मजबूत करिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ करिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए पहली यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिट कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा उससे पहले के बारे में जान लेते हैं, यानी जो पाषाण काल में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हुई थी उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है और उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, फलक संस्कृति उपनाम, ठीक है। किस काल का ना उपनाम फलक संस्कृति भी है, मतलब जिसमें ऐसे हथियारों का प्रयोग हुआ था जिसमें फलक लगे होते थे, तो वो है मध्यपुरा पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल में मध्यपुरा पाषाण काल में फलक का ज़्यादा यूज़ हुआ था, इसलिए उसे फलक संस्कृति के उपनाम से भी जाना जाता है। पशुपालन के प्रारंभ का काल, देखिए सबसे पहले पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो वो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसके जो प्रूफ हैं वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, ठीक है। पहला आदमगढ़, ये होशंगाबाद यानी एमपी में है, यहाँ पर से मिले हैं। और दूसरा बागौर, बागौर जो है ये राजस्थान में है, वहीं पर भीलवाड़ा पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पर है। तो पशुपालन के प्रारंभ का काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और उसके दो प्रूफ कहाँ से, दो जगह से प्रूफ मिले हैं। कौन सी जगह से? एक है आपका आदमगढ़ और दूसरा है बागौर। आदमगढ़ एमपी में पड़ता है और बागौर क्या है आपका? भीलवाड़ा में पड़ता है राजस्थान में। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन यानी कृषि का प्रारंभ, सबसे पहली बार कृषि का प्रारंभ कब स्टार्ट हुआ? तो वो था आपका नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि का पहली बार प्रारंभ हुआ, वहीं से खाद्यान्न उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, मानव द्वारा वैश्विक तौर पर उगाया जाने वाला सबसे पहला अनाज, ठीक है। देखिए, इंडिया में नहीं कह रहा हूँ, मानव ने सबसे पहले विश्व लेवल पे कौन सा अनाज उगाया था, ठीक है। तो विश्व में सबसे पहले जौ उगाया गया था। सेकंड जो फसल थी वो था गेहूं। तो सबसे पहली फसल जो वैश्विक तौर पर थी वो थी जौ, दूसरी थी आपकी गेहूं, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ में मिले थे पहले, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिसको कि पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ में मिले थे, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ में मिले हैं, लेकिन रिसेंट में खोजों से ये पता चला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ हैं? लहुरा देव में है। और लहुरा देव यूपी में पड़ता है, ये यूपी के संत कबीर नगर में पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्या माना जाता था कि मेहरगढ़ यानी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अब नई खोजों के अनुसार लहुरा देव वो जगह है जो कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य को होल्ड करता है, ठीक है। और लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर, ये यूपी में है। और यहाँ पे जब लहुरा देव में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो किस फसल का मिला है? तो वो गेहूं का मिला है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस फसल के बारे में मिला है? गेहूं के बारे में। और कहाँ पर? लहुरा देव। देखिए, इसको आप ऑप्शन के हिसाब से करिएगा, अगर मेहरगढ़ मिलता है और लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ लगाइए, और लहुरा देव अगर है तो लहुरा देव को लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, गेहूं का तो मिल गया। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है आपका कोल्डी हवा में, ठीक है। यह इलाहाबाद में पड़ता है, बेलन नदी है वहाँ, बेलन नदी के तट पर, और यूपी में। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? कोल्डी हवा, बेलन नदी के तट पर है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य
भारत में जो है मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में यानी एमपी में मिलता है। एमपी में जो पश्चिमी नर्मदा का क्षेत्र है, नर्मदा नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। और प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो भी रॉक की चित्रकला यानी शैल यानी पहाड़ों की जो चित्रकला होती थी, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिला है? वो है भीमबेटका। ठीक है, पहाड़ों की दीवारों पर बने होते थे, तो ये भीमबेटका और ये पड़ता है एमपी में। एक बात आप देख लीजिएगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं एमपी में मिलती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें। ठीक है, जनरली अगर आपको जैसे ना समझ में आ रहा हो कि कहाँ मिला होगा, तो ज़्यादा ऑप्शन के इसके बनते हैं कि एमपी में मिला हो। ठीक, और एक साथ तीन मानव कंकाल कहाँ मिला था? ये मिला था दमदमा में। दमदमा पड़ता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और प्रतापगढ़ है यूपी में। ठीक है, तो एक साथ तीन मानव कंकाल कहाँ मिले थे? दमदमा में। दमदमा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ है यूपी में। और मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला है? ये मिला है आपका बुर्जहोम में। और बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला है? बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें मैं पूरा शुरू से लेकर मिडिल और लास्ट तक इसके बारे में पढ़ाऊंगा, क्या क्या कैसे हुआ। आप बस ध्यान से पढ़ते जाइए और एक बार बस स्क्रीन को देखते जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। देखिए आपके दिमाग में वैसे ही चीज़ें याद होती जाएंगी। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कहते क्यों हैं। देखिए क्या था कि ये जो सभ्यता थी, इसके जो नगर थे, उनका फैलाव सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। मतलब ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी घाटी जो है और उसकी जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उसके आसपास में नगरों में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु नदी जो है और उसकी सहायक नदी हैं, उनके अगल बगल इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं या इसके अगल बगल इनके नगर मिलते हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1921 में शुरू हुआ था। और किसने किया था? दयाराम साहनी ने शुरू किया था। वहीं पर इस सभ्यता के साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए और पहली बार जब हड़प्पा में खुदाई की गई और वहीं से साक्ष्य मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा में ही खुदाई सबसे पहले स्टार्ट हुई। दयाराम साहनी ने स्टार्ट करवाई 1921 में। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो वहीं पर इसके साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए इसका एक नाम कांस्य सभ्यता भी है। तो कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? पहली बार यहाँ पर कांस्य का प्रयोग यानी ब्रोंज का सबसे पहला प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, इसलिए इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन यानी कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे स्थलों का पता चला है। देखिए जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, मांडा है, दाइमाबाद है, सुतकांगेडोर है। इनके बारे में हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता? सबसे पहली बात तो ये जो इस सभ्यता का जो फैलाव है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। मतलब इसके जो साक्ष्य हैं, जो नगर पाए गए हैं, वो कहाँ हैं? सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए हैं, इसलिए इसे सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु को ही इंडस कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई स्टार्ट करवाई थी। कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, और वहीं पर साक्ष्य मिलने शुरू हुए। तो सबसे पहला स्थल जो था, फर्स्ट स्थल हड़प्पा का मिला था, यानी हड़प्पा से ही इसके साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तीसरी बात है, इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन यानी कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार कांस्य के प्रयोग का साक्ष्य मिला था, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता कहते हैं, यानी यहाँ पहली बार कांस्य प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो है सबसे नॉर्थ
सबसे साउथ, सबसे वेस्ट और सबसे ईस्ट की साइटें कौन सी है? देखिए बहुत सारी साइटें मिली उसकी, लेकिन जो सबसे नॉर्थ में है, ये बहुत बार पूछता है, तो जो सबसे नॉर्थ में साइट मिली है ना इसकी, देखिए सबसे जो नॉर्थ में साइट मिली है वो है मांडा। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये नॉर्दर्न साइड है, सबसे उत्तरी साइट जो है, यानी जो सबसे उत्तरी जगह मिली थी इसकी हड़प्पा सभ्यता की, वो है मांडा। ठीक, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे पूर्वी जगह जो मिली थी वो आलमगीरपुर है। ठीक, आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में। ठीक, तो सबसे जो उत्तरी जगह है वो कौन सी है? मांडा, वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे जो ईस्ट यानी पूर्वी जो जगह है वो है आलमगीरपुर, ये यूपी में पड़ते हैं। सबसे जो दक्षिण वाली साइड थी वो कहाँ है? दाइमाबाद में स्थित है। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो सबसे साउथ वाली यानी सबसे दक्षिण वाली साइट कौन सी थी? दाइमाबाद। और सबसे पश्चिम वाली जो साइट है वो भारत में नहीं है, वो है सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में मिली है। ठीक है, तो समझ गए आप। देखिए क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उसमें बहुत सारे स्थल मिले थे, तो जो सबसे जो उत्तर में मिला है वो है मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे जो ईस्ट में यानी पूरब में मिला है वो आलमगीरपुर है, वो यूपी में है। सबसे जो दक्षिण में मिला है उसका नाम है दाइमाबाद, वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और सबसे जो पश्चिम में मिला है उसका नाम है सुतकांगेडोर। ठीक है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये वाली जो है जगह पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगर जहाँ पे देखने को मिले वो सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती है। इससे पहले पाषाण काल था, वहाँ पे तो ग्रामीण सभ्यता या फिर ग्रामीण से भी निम्नतर सभ्यता थी। तो सबसे पहली बार जो नगरीय सभ्यता दिखाई दी वो यहाँ पर दिखाई दी। नगरीय सभ्यता किस रेफरेंस में? तो नगरीय सभ्यता थी यहाँ के एटीट्यूड के हिसाब से, मतलब यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं थी उस तरह से, जैसे नगरों में आजकल व्यवस्थित सुविधाएँ होती हैं उस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर थी, इसलिए सबसे पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित ये सभ्यता थी। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं थी इस नगरीय सभ्यता की? सबसे पहली बार तो ग्रिड पद्धति, व्यवस्थित नगर नियोजन। सबसे पहला क्या है? देखिए व्यवस्थित एकदम नगर नियोजन, मतलब अगर ये जगह है यहाँ पर नगर नियोजन करना है तो केवल यहीं पर बने थे, ये नहीं कि डिसऑर्डर में बने रहें। ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ हद तक ऑर्डर में बने थे। ठीक, और ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति यानी देखिए जो रोड थी ना वो एकदम चौकोर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं इसका, क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनी हुई थी एकदम। आजकल देखते हैं आप लोग जो भी रोडें आती एक तरफ से इधर से आती इधर से आती चौराहे पे मिलती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी मिलती थी, जैसे कि आजकल शहरों में होती हैं तो नगरों में होती है, तो नगरीय सभ्यता इसीलिए कहते हैं। देखिए यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मतलब ठीक। और भूमिगत जल निकासी, आज भी देख लीजिए गाँव में आज भी जल जो है निकासी बाहर बहता है, लेकिन ये ऐसी इतने समय पहले ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर भूमिगत जल निकासी थी। ठीक है, तो भूमिगत टाइप की जल निकासी थी। ठीक है, जल निकासी का जो सिस्टम था वो ज़मीन में बना हुआ था, वो ढके हुए होते थे। और देखिए दुर्गनुमा नगर नियोजन था यहाँ पर, एक केवल चंडू धाड़ों को छोड़ करके देखिए यहाँ पे दुर्गनुमा नगर नियोजन होता था। कैसे होता था? देखिए कुछ जगहें ऊंचाई पर थी, ठीक है, और कुछ जगह नीचे पर थी। तो ये दुर्ग जो होते थे, इनको जो ऊंचाई पर स्थित जगह थी उनको महल कहते थे, या दुर्ग, मतलब महल थे वो, दुर्ग उनको दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर थे ये सामान्यतः, जब जो ऊंचाई पर है मतलब ये अमीरों के लिए बनाए गए होंगे शायद में, और जो नीचे होते थे वो गरीबों के लिए बना रहा होगा, श्रमिकों के लिए। ठीक है, तो दुर्गनुमा यानी ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों जगह थी। ठीक, ऊपर कौन? अमीर रहते थे और नीचे गरीब लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन केवल चंदूदाड़ों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चंदूदाड़ों में दुर्गनुमा नगर नियोजन नहीं मिला है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है? पहली बात तो नगरी एकदम व्यवस्थित है, क्रिस क्रॉस पैटर्न की रोडें थी। ठीक है, एकदम पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, और जो साफ सफाई यानी जल जो है वो भूमिगत था, जल भूमिगत बहता था, उसके ऊपर पक्की ईंटों से वो रखा जाता था। ठीक है, और दुर्गनुमा नगर नियोजन था, मतलब कुछ हाइट पर थे और कुछ नीचे थे, हाइट वाले जो थे उन्हें दुर्ग कहा जाता था, ऐसे बना हुआ था। ये कुछ लोग
ऊंचाई पे रहते थे उनके पास जो बने थे उनको दुर्ग कहते थे, यानी अमीरों के लिए रहे। और कुछ मकान जो थे नीचे बने रहते थे, इनको क्या बोलते थे, ये निचले नगर कहलाते थे, यानी ये गरीबों के लिए रहे होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अब इसके हम कुछ स्थल का नाम लेते हैं और उसके बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है, देखिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा भी जाता है क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। ठीक है, दयाराम साहनी ने खुदाई का कार्य स्टार्ट कराया। ठीक, और ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा साइट जो है पाकिस्तान में पड़ती है। 1921 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक था। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, देखिए पाकिस्तान में हड़प्पा देखिए किस नदी के किनारे पड़ता है, ये पड़ता है रावी नदी के किनारे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 2-3 जिसका इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताता चलूँगा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ, हड़प्पा जो साइट कहाँ थी, वो थी रावी नदी के किनारे। ठीक है, और इसे खोजा किसने था, दयाराम साहनी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह जो हड़प्पा थी वो किस नदी के किनारे थी, तो वो रावी नदी के किनारे थी। और खोजा किसने था, वो दयाराम साहनी ने खोजा था। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिलती हैं। ठीक है, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, हड़प्पा में मातृ देवी यहाँ की सबसे ज़्यादा पूजा की जाने वाली देवी थी। ठीक है, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पे पत्थर के पुजारी की भी मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति और पत्थर के पुजारी की मूर्ति मिली है। और लाल बलुआ पत्थर निर्मित मानव का धड़ मिला है। ठीक है, केवल धड़ है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है मानव का धड़। ठीक है, तो हड़प्पा में क्या क्या है, देखिए रावी नदी के किनारे स्थित है, दयाराम ने खोजा था, यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति है, यहाँ पे पत्थर के पुजारी की भी मूर्ति मिली है, लाल बलुआ पत्थर निर्मित मानव धड़ भी मिला है, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई में ये सब मिले थे हड़प्पा साइट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ की साइट है, इसके जो स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, उसमें ऊंचाई और नीचाई पर होते थे, तो आपको याद आ रहा होगा। तो मोहनजोदाड़ो ये भी आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, ये मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। देखिए जिन जिन का ज़रूरत है ना, उनके खोजकर्ता का नाम भी मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है, और इसके खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ना, वो मोहनजोदाड़ो ही है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रहेगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, मोहनजोदाड़ो, क्योंकि इस पर आई थी मूवी, बड़ी चीज़ होगी तभी आ गई थी मूवी। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा स्थल था और यहाँ पर सबसे विशाल अन्नागार, यानी अन्न के जहाँ ढेर लगाए जाते थे, अन्न को संग्रह किया जाता था, वो मिला है। यहीं पर सबसे विशाल स्नानागार भी मिला है। और यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिली है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मातृ देवी की मूर्ति इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति कई बार एग्जाम में आ जाता है। और स्वास्तिक का निशान बहुत पहले मिला था, जो वो है मोहनजोदाड़ो में ही मिला था स्वास्तिक का निशान। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट जो स्थल था, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो किसके नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, राखलदास बनर्जी ने खोजा था। मृतकों का टीला भी इसका शाब्दिक अर्थ है। यहाँ सबसे बड़ा स्थल मिला है, ये देखिए, ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सबसे बड़ा अन्नागार भी मिला है यहाँ पे, सबसे विशाल स्नानागार भी यहीं पे मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं है, स्वास्तिक का निशान भी यहीं पे मिला है। ठीक है, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना और उनको लिंकेज करना एक दूसरे से, ताकि आपके दिमाग में कुछ छवि बनती रहे। नेक्स्ट जो स्थल है यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो पाया गया था, वो था कौन सा, चन्हू दाड़ो। ठीक है, ये है आपका पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, क्योंकि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिले हैं, तो जो भी नदी होगी या तो सिंधु होगी या तो सिंधु की सहायक होगी। तो चन्हू दाड़ो देखिए एकमात्र शहर था जहाँ दुर्गनुमा व्यवस्था नहीं थी।
देखिए मैंने बताया था ना कि हर जगह पूरी जगह दुर्गनुमा व्यवस्था थी, लेकिन चन्नू दाड़ो एकमात्र शहर है जहाँ पर दुर्गनुमा व्यवस्था नहीं है। तो ये बात ज़रा इम्पोर्टेंस याद रखिएगा, ठीक है। और मनका फैक्ट्री निर्माण, मनका जो है ना उसकी निर्माण की फैक्ट्री भी यहीं पर चन्नू दाड़ो में मिली है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ का व्यापारिक शहर था, मतलब जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी थी, ठीक है। तो चन्नू दाड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। एकमात्र शहर है जहाँ दुर्गनुमा व्यवस्था नहीं थी, मतलब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सेप्शन है ये जगह, जहाँ पर दुर्गनुमा व्यवस्था नहीं थी और मनका निर्माण फैक्ट्री यहीं थी, मतलब व्यापारिक शहर था। नेक्स्ट जो है वो है लोथल। लोथल पड़ता है आपका गुजरात इंडिया में, ठीक। गुजरात किसके नज़दीक है? गुजरात जो है, सॉरी, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो था भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा। इसको लघु हड़प्पा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। लोथल जो है लघु हड़प्पा है, लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। और लोथल से क्या था? देखिए लोथल जो था ना वो आयात निर्यात का केंद्र था, ठीक है, क्योंकि देखिए बगल में सागर है। तो इस सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी बंदरगाह था, यानी जहाज़ों का या जो भी, जैसे भी वो लोग जाते आते होंगे तो मतलब इसी के सहारे जाते आते होंगे, ठीक है। तो इस सभ्यता का पत्तन नगर था ये, ठीक है। और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक, चावल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं लोथल में। और यहाँ पर युग्मित समाधान, मतलब 2 लोग का सौ एक साथ मिला है, ठीक है। तो युग्मित समाधान यहाँ मिला है। नेक्स्ट जो है वो है कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। ये घग्गर नदी के किनारे मिला था, ठीक है। जो घग्गर नदी के किनारे जो साइट थी वो है कालीबंगा, या कालीबंगा जो साइट है वो घग्गर नदी के किनारे थी। और यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट जुते हुए खेत मिले थे, मतलब ये जो इस स्थल पे जब ये सभ्यता नष्ट हुई होगी उससे जस्ट कुछ समय पहले के जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। और यहाँ पर 2 फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण मिला है, मतलब 2 फसलें एक साथ बोने का प्रमाण, ठीक है। इसका मतलब व्यापारिक माइंड सेट के थे, ठीक है। आप आजकल लोग 2-2 फसलें बोते हैं ना, वहाँ उनके समय ही इतना माइंडसेट अच्छा था कि 2-2 फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण मिले। तो चन्नू दाड़ो, देखिए चन्नू दाड़ो कहाँ? सिंधु नदी के किनारे बसा है, यहाँ पर दुर्गनुमा व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ का व्यापारिक शहर था जहाँ फैक्ट्रियाँ थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसको लघु हड़प्पा भी कहते हैं। ये पत्तन है यहाँ का, यहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले थे। और कालीबंगा यानी राजस्थान, यहाँ में हाल लेटेस्ट जुते हुए खेत मिले हैं। ये घग्गर नदी के किनारे है और 2 फसलों को एक साथ बोने का यहाँ प्रमाण है, ठीक। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा ये वाली जगह कहाँ पड़ती है? गुजरात में, ठीक है, इंडिया में है, ठीक। ये किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे, ठीक, लूनी नदी के किनारे मिला है। और हर जगह तो 2 स्तरीय नगर थे, ठीक है, दुर्ग और निचला नगर, लेकिन ये क्या है? त्रिस्तरीय नगर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 3 स्तरीय मिले थे। दुर्ग है, ठीक है, ऊंचाई पर, उसके बाद मिडिल है, उसके बाद ये निचला नगर है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का कि यहाँ पे त्रिस्तरीय नगर मिले थे, ठीक है, दुर्ग और मध्य नगर और निचला नगर, ठीक है। इस जगह पे दोनों का आवागमन होता रहता था, गरीब अमीर दोनों आते जाते थे, ठीक है। तो त्रिस्तरीय नगर कहाँ पे मिले? धौलावीरा में। चंदू दाड़ो में कोई स्तर नहीं है, वहाँ सिंपल क्या कहते हैं नगर मिले हैं, ठीक है, देखा ही होगा आपने। चंदू दाड़ो में एकमात्र शहर जहाँ पर दुर्गनुमा व्यवस्था नहीं थी, और धौलावीरा में त्रिस्तरीय थी। तो कैसे देखो, पूरे हड़प्पा में जो था 2 स्तरीय था, ठीक है, धौलावीरा में 3 स्तरीय था केवल एक जगह पे, और चन्नू दाड़ो में एक भी स्तरीय नहीं, सॉरी, 1 स्तरीय था, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन ही है, ठीक। नेक्स्ट जो साइट है वो है बनावली। बनावली ये कहाँ पड़ती है? हरियाणा में, ठीक, बनावली हरियाणा में। ये बनावली जो है किस नदी के किनारे है? ये है रंगोई, ठीक, रंगोई नदी के किनारे, ठीक। और यहाँ पर क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है, मिट्टी का बना हल मिला है। देखिए मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आप देखेंगे और इनको आप पढ़िए, उसके बाद हमसे PDF भी ले लीजिए, उसमें सब एज इट इज़ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, नोट करना सबसे बेहतर है, ठीक है। तो बनावली हरियाणा में है, यहाँ मिट्टी का बना हल मिला है। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ पड़ता है पंजाब में।
ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पर क्या है, मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला है। रोपड़ में क्या है, मानव के साथ कुत्ता दफनाया मिला है, ठीक। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ये किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो स्थल था वो आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो था। ये मोहनजोदाड़ो था सबसे बड़ा स्थल, और पूरे जहाँ जहाँ मिले हैं सबको मिला करके मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का। और भारत में जो है वो है राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। इसको आगे मैंने कैटेगराइज भी कर दिया है। तो स्थल इतने ही थे इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का समय क्या था, 2400 BC से 1700 BC था, ठीक है। 2400 BC से 1700 BC, ठीक है। अब देखिए ये BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि 2400 से ये घट कैसे रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए। आजकल हम 2004 से आगे जाते हैं 2006 तक। नहीं, देखिए ऐसा है ना, जहाँ पर ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट थी उसको 0 माना जाता है। यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, तो इसको 0 माना जाता है। इससे पहले का जो भी समय था वो BC में गिना जाता है, और इसके आगे का जो समय 0 के वो AD का। आज जैसे हम 23 में हैं, इसका मतलब हम 0 से 2023 वर्ष आगे हैं। ये 2023 AD है। यहाँ को इस जगह के समय को 0 माना गया था, ठीक है। उसके बाद 1 AD, उससे पहले जो भी था, ठीक है, उससे पहले क्या था वो BC था। ये BC का मतलब होता है बिफोर, और C का मतलब क्राइस्ट, और ये A का मतलब एन्नो डोमिनी, ठीक है। तो 0, ये 0 के इधर वाला समय AD माना जाता है, इससे पहले का BC था। तो अगर मान लीजिए 5000 साल पहले यहाँ से कहेंगे तो यहाँ पर 5000 रहेगा, फिर 4000 आएगा, फिर 3000 आएगा, फिर 2000, फिर 1000, फिर 0 यहाँ पहुँचेगा, फिर 1 से शुरू होगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ से घट रहा है, इसी का मतलब यहीं कहीं देखिए 3000 के आगे ये 2400 कहीं रहा होगा। उसके बाद वहाँ से 1700 BC तक जो जगह समय था वो कहाँ किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। सिंधु सभ्यता इतने समय तक चली थी, ठीक है। अब देखो सिंधु सभ्यता का युग कैसा युग था, ये आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक। अब आद्य ऐतिहासिक का क्या मतलब, आद्य ऐतिहासिक उसको कहते हैं जहाँ की लेखन सामग्रियाँ, यानी वहाँ के लिखे हुए कुछ चीज़ें मिली तो हैं लेकिन वो पठनीय नहीं, मतलब उनको पढ़ा नहीं जा सकता। मुद्रा के कुछ प्रूफ, वहाँ की जो वो हैं लिपि के कुछ प्रूफ तो मिले हैं, लेकिन वो लिपियाँ क्या हैं, पढ़ने योग्य नहीं हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता, इतनी जटिल हैं, या फिर उनको पढ़ा आज तक समझा नहीं जा पाया, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का युग कैसा है, आद्य ऐतिहासिक। देखिए सबसे पहले चांदी जो सबसे पहला साक्ष्य जो है चांदी मिलने का, वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहली बार चांदी की उपलब्धता मिली थी, यानी चांदी का जो सबसे पहला साक्ष्य था वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सारी धातुएं मिली थी, एकमात्र धातु नहीं थी, वो थी लोहा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, ये था त्रिभुजाकार, ठीक है, कुछ ऐसा करके था। यहाँ स्थल होंगे, यहाँ स्थल होंगे, एकदम एग्जैक्ट त्रिभुज नहीं था पर त्रिभुजाकार टाइप का था, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे रहा होगा, ठीक। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, देखिए मैंने बताया था कि भारत पाकिस्तान कई जगह पे फैली है, तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। वो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह जो है वो है मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल ये है आपका राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी, ये हरियाणा में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अनुपस्थित धातु ये थी लोहा। लोहा यहाँ नहीं मिला, ठीक है, लोहा यहाँ नहीं मिला, एकमात्र ऐसी धातु है जो नहीं मिली थी, ठीक है, तो लोहा।
पूजनीय देवता कौन थे? देखिए सबसे ज़्यादा जो पूजनीय देवता थे वो पशुपति शिव थे, और पूजनीय देवी जो थी वो मातृ देवी थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता कौन से थे? यहाँ पशुपति शिव थे। ठीक है, और सर्वाधिक प्रचलित उपासना किसकी होती थी? देवियों में मातृ देवी की। और यहाँ जो मोहरें मिली हैं उन पर सबसे ज़्यादा अंकन किसका है? एक श्रृंगी बैल। ठीक है, एक श्रृंगी बैल, बैल नहीं कहेंगे उसको, पर एक श्रृंगी था, आज लिख दिया है हमने, बस एक श्रृंगी बैल। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका अंकन है? कुबड़ वाले बैल। सबसे ज़्यादा किसका अंकन है? एक श्रृंगी बैल का, फिर कुबड़ वाले बैल का अंकन है सेकंड नंबर पे। ठीक है, थोड़ा सा एक आध दो फैक्ट और जान लीजिए। जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जाम में आया था, लोस्ट वैक्स मेथड। लोस्ट वैक्स मेथड यहीं पर पाया गया था। ठीक है, यहीं पर पाया गया था, इसी सिंधु घाटी सभ्यता में ही मतलब मिला था। ठीक है, यहाँ पे उसके प्रमाण मिले थे। लोस्ट वैक्स मेथड में क्या करते हैं? देखिए जो मोम होती है ना, मोम का एक पुतला बना देते हैं, उसके बगल बगल पे मिट्टी लपेट देते हैं। मान लीजिए कुछ भी बनाना है तो उसको मोम से पहले बनाएंगे, उसके बगल बगल मिट्टी लपेट देंगे, और उसके बाद इसमें एक छेद कर देंगे छोटी जगह पे। ठीक है, छेद कर देंगे और उसी छेद से गर्म करेंगे ताकि जो मोम है ये बाहर आ जाए। और जब मोम बाहर आ जाती है उसके बाद जिस भी धातु से बनाना हो एक्सेप्ट लोहा। क्यों लोहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं मिला था, तो लोहे को छोड़ करके जिसकी भी बनती थी, तांबे या उसकी कांसे की, ठीक है, उसको इस छेद से अंदर डालते थे, और मिट्टी जो एकदम पकी होती थी उसके अंदर ही क्या कहते हैं, उस जो तांबा, मान लीजिए तांबे से गरम करके एकदम द्रव बना दिया और उसको ये इसी छेद से डाला, मोम तो बाहर आ गया, उसी में पूरे वही आकार ले लेता था। इसी को लोस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। और लोस्ट वैक्स मेथड, लोस्ट वैक्स मतलब देखिए इसमें वैक्स क्या हो रही है? लोस्ट हो जा रही है, खो जा रही है, वैक्स गायब हो जा रही है। ठीक है, तो इसको लोस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। ये पहली यूनिट थी जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, इसके बारे में, इसके अंत के बारे में भी जान लीजिए कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सबसे प्रोबेबल रीज़न जो है, लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं लेकिन जो सबसे प्रोबेबल रीज़न माना जाता है वो है कि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक रीजन से भूकंप आया, नदियाँ सूख गई, पहाड़ टूट गए। ठीक है, और बहुत सारे क्या कहते हैं रेफरेंसेस एक्टिविटी घटी, जिसकी वजह से इस सभ्यता की समाप्ति हो गई। तो क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी असंतुलन सबसे स्वीकार्य रीजन है। पारिस्थितिकी असंतुलन इस सभ्यता के समाप्ति का सबसे स्वीकार्य रीजन है, और कोई रीजन नहीं है सबसे स्वीकार्य रीजन कौन सा है? पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको इसको एक बार और से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर जैसे एक बार में ना समझ में आए तो फिर से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा पूरी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसके बारे में भी बता दीजिएगा, ताकि मैं धीमे धीमे पढ़ाऊँ। बाकी हमने अपने हिसाब से बेस्ट कंटेंट बनाया है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है समझाने की, वहाँ पर समझाने वाली चीज़ें रखी हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है हमें कि वन लाइनर्स भी रखे जाएं, वो भी रखे हैं, ताकि आपको इस पूरे यूनिट का होल सोल मोटो समझ में आ पाए। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।